नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं सच का सूर्य। फ्रेंड्स, क्या आप आरक्षण या SC ST एक्ट के अगेंस्ट हैं या फिर आप आरक्षण और SC ST एक्ट के फेवर में हैं? जो भी हो, जो भी व्यूवर्स आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो वो देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इसके अगेंस्ट होंगे और जाहिर सी बात है कुछ लोग इसके फेवर में होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ये क्यों लागू किया गया, आरक्षण और SC ST एक्ट को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसको जानने से पहले आपको करूंगा एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं संविधान के बारे में। संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 संविधान में ब्रीफ में बताया गया है SC ST एक्ट और आरक्षण के बारे में। जैसे कि आप देखोगे अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी को कानून के सामने बराबर समझा जाएगा, किसी को विधि के समक्ष असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, जाति, लिंग, धर्म, मूल निवास, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है कानून के सामने सबको समान समझेंगे। ओके, कोई बात नहीं है, लॉ है, लॉ तो सबको समान ही समझेगा। लेकिन आगे बात आ जाती है समाज की, जिसमें अनुच्छेद 15 में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, खान पान, रहन सहन इत्यादि किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भेदभाव ख़त्म कैसे होगा? कोई भेदभाव ना करे, इसके लिए लाया गया अस्पृश्यता का कानून, छूआछूत का कानून, जो अनुच्छेद 17 में कहता है, और उसी के डायरेक्ट SC ST एक्ट लाया गया। दूसरी बात है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, यानी कि लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरियों में समानता। नौकरियों में सबको समान व्यवहार से नौकरी पाने का हक है। लेकिन जब तक असमानता समाज में रहेगी, समानता नहीं आ जाती है और असमानता बरकरार रहती है, तब तक नौकरियों में समानता नहीं आएगी। तो इसीलिए आरक्षण लाया गया था। अब जैसे कि पहले इतिहास में हम देखते हैं, महाभारत काल में ही देख लेते हैं, तो कर्ण और एकलव्य के साथ जातिवाद भेदभाव किया गया था। उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं हैं जो इतिहास में दोहराई जाती रही हैं, और वे घटनाएं कंटिन्यू रहीं, खासकर भारत में मुस्लिम शासन आ जाने के बाद। उससे पहले की व्यवस्था जो थी वो वर्ण आधारित थी, ना कि जातीय आधारित थी। जातीय आधारित जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज और मुस्लिम शासकों के बाद में आई थी। उससे पहले कि अगर आप देखोगे, चंद्रगुप्त वंश था, मौर्य वंश था, ये सब एक अपने नाम से वंश जाने जाते थे, किसी जाति के आधार पर नहीं जाने जाते थे। ऋग वैदिक काल को आप पढ़ोगे, वैदिक पीरियड को पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ोगे, तो उसमें कहीं भी आपको वंशवाद मिलेगा, लेकिन जातिवाद आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि रामायण काल में, महाभारत काल में, वहाँ पे जातिवाद नहीं है, सिर्फ वंशवाद है। जो ये बातें की गई हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होती थी, ना ही कि जन्म आधारित होती थी। लेकिन आज के समाज में जो भी व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है, ना कि कर्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति पहले जन्म लेता था शूद्र परिवार में, लेकिन काम करता था क्षत्रिय जैसे, तो उसको क्षत्रिय समझा जाता था, ना कि शूद्र। जैसे कि हम व्याख्या करते हैं कर्ण की, कर्ण को सूतपुत्र भले ही कहा जाता था, लेकिन उसको अंगराज कर्ण कहते थे, क्योंकि अंग देश का राजा था और उसमें सारे गुण क्षत्रिय के थे, इसलिए उसको क्षत्रिय ही समझा जाता था। और कई सारे युद्ध उसने दुर्योधन के लिए लड़े थे। अब बात करते हैं स्वामी विश्वामित्र की। विश्वामित्र जो थे शुरू में एक क्षत्रिय थे, उनका नाम, असली नाम जो था वो विश्वरथ था, लेकिन वो अपने क्षत्रियत्व को त्याग कर मुनि बन गए, और उन्होंने वे सारे गुण अर्जित कर लिए थे, तपस्या भी की थी, शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, दिव्य शक्तियाँ उनके पास थी। तो इसी कारण उनको ब्राह्मण वर्ग में रखा गया, ना कि क्षत्रिय वर्ग में। इसी तरह से आज के समय में हम देखते हैं, इंसान चाहे जो भी कर्म कर ले, अगर कोई निम्न जाति में पैदा होता है और शिक्षा का कार्य करता है, अध्यापन का कार्य करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं समझा जाता, उसको अछूत ही समझा जाता है। तो ये गलत चीज़ है। और कोई उच्च पद का व्यक्ति, भले ही वो उच्च जाति में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, ठाकुर कुल में पैदा हुआ हो, या फिर राजपूत कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो कहीं नौकरी करता है तो नौकरी करने वाला वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, लेकिन उसको शूद्र नहीं माना जाता। आज के समय में उसको जाति व्यवस्था के आधार पर उच्च कुल का ही समझा जाता है। तो ये चीज़ है आज की व्यवस्था में, आज के समाज में और पहले के समाज में। तो फ्रेंड्स, इसी समाज को, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा तब तक मुझे नहीं लगता SC ST एक्ट या फिर आरक्षण ख़त्म हो पाएगा। आरक्षण और SC ST एक्ट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले समाज में इक्वलिटी लानी होगी। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को अच्छी तरह से
कानून को, सरकार को और समाज को लागू करना होगा। जब ये लागू हो जाएंगे तो आरक्षण और SC/ST एक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। SC/ST एक्ट और आरक्षण स्वतः ख़त्म हो जाएंगे। और ये ख़त्म करेगा कौन? ये ख़त्म करेगी गवर्नमेंट। किस तरह से करेगी? वो करेगी एक संशोधन के द्वारा। जिस तरह से उन्होंने संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर नए यूनियन टेरिटरी बना दिए। मतलब संविधान में सब कुछ स्पष्ट उल्लेख है। संविधान में संशोधन करके इधर का उधर किया जा सकता है। आप देख सकते हो, समझदार हो, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप एजुकेटेड हो, अच्छी तरह से को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।